स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये 12th के सिलेबस में दूसरी बार आपको दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, और अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसका 60-70% पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार आपको यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल बदल जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के कंपाउंड्स होंगे जिन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कायरल, ए कायरल, ये नया टर्म यहाँ पर एराइज होगा। ध्यान से समझोगे, बाद में कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को, मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल कलर्ड लाइट, जैसे जनरली पहले ही बात की हम लोग कि सोडियम लैंप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के फॉर्म में, तो यहां लिया जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी जो सिंगल कलर्ड लाइट होता है, इसे जब पास कराते हैं पोलैरीमीटर से, पोलैरीमीटर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रिज्म लगा होता है, और जब इस प्रिज्म से लाइट पास करके आता है तो ये एक प्लेन में अलाइंड हो जाता है, और इस अलाइनमेंट की वजह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फॉर्मेशन होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बता दें कि सबसे पहला काम यही करना होता है, एडजस्ट करते हैं, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहाँ पे एक लाइटेड लाइन जैसा दिखाई देगा। अब वो दिखाई दिया, अब जिसे आइडेंटिफाई करना है ये केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके सॉल्यूशन को पोलैरीमीटर के पास ले जाते हैं और फिर व्यू करते हैं। तो पोलैरीमीटर से व्यू करेंगे तो दो चांसेस बनता है यहाँ पर। एक चांस ये बनता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे था वैसे ही रह गया, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि वो केमिकल सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, तो वैसे सब्सटेंस को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव। और दूसरा चांस ये बनता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर जाए। ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, यानी कि जहां स्टार्टिंग में था ये या तो इधर रोटेट कर सकता है, या फिर चांसेस बनता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाए। यहां अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या इधर रोटेट कर रहा है, अब देखो तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉक, पहले तो ये हो गया कि जो रोटेट करे उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है। ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए इन्हें कहा जाएगा लीवो रोटेटरी। रोटेटरी इन्हें हम लोग माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इन्हें कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बार रिपीट हो रहा है। बायोमॉलिक्यूल्स में भी बताए थे आपको, क्योंकि ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो, लीवो इस तरीके से फॉर्म में ग्लूकोज फ्रुक्टोज को हम लोग लिखे थे। अब इसके बाद कहता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो आप लैब में गए, वहां पर आप डाल दिए तो पता चल गया। ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो यहां बताता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। अगर ये चारों अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ा हो, ए, बी, एक्स और वाई, इनसे जुड़ा हुआ है, अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल हैं, तो वैसे कार्बन एटम को कायरल कार्बन एटम कहते हैं, या इसे एसिमेट्रिक भी कहा जाता है। एसिमेट्रिक यानी कि जो बराबर नहीं है, सिमेट्री में इसे नहीं बांट सकते हैं, और यहाँ एस्ट्रिक मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है कि अगर इनका आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना लेगा। यानी कि यहां अगर सी है इसका उस तरफ में, यहां पर क्या लिखेंगे? ए, यहां बताओ बी, इस जगह पर वाई, और यहां एक्स। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो इन्हें क्या कहा जाएगा? लीवो। और अगर ये लीवो हुआ तो इन्हें कहा जाएगा डेक्स्ट्रो। ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा।
लेकिन ये तय है कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है। और इस नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को इनैंसियोमर कहा जाता है, इनैंसियोमर। ये दोनों को कलेक्टिवली करते हैं। अब दूसरा बात जो याद रखना है, कार्बन का अगर चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से गिरा हुआ हो तब उन्हें हम लोग कायरल कहते हैं, या इसी को एसिमेट्रिक कहा जाता है, एसिमेट्रिक। और ये एसिमेट्रिक ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वहीं अगर चारों अलग अलग नहीं है, कोई भी अगर कॉमन हो गया तो उसे हम लोग ए कायरल कहते हैं, या इसी को सिमेट्रिक कहा जाएगा। और जो ए कायरल या सिमेट्रिक रहा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो ये आपके बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 10.8 यहां का रहा है आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल। अब फिर से याद करो, कायरल किसे कहते हैं, जिसमें चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से घिरा हुआ, एटम या मॉलिक्यूल से घिरा हो, कायरल। पूरे मॉलिक्यूल में अगर एक भी कार्बन कायरल हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, उसे कायरल मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब ये पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को हर एक कार्बन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको समझो, ये जो रिप्रेजेंट किया गया है इसे वेज एंड डैश फार्मूला कहा जाता है। ये वेज एंड डैश फार्मूला क्या होता है, जो कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये इस तरीके से, ये 3 डायमेंशनल है। अब इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के इमेज को अगर हमें 2 डायमेंशनल पेपर पर प्लॉट करना हो तो उसका एक तरीका ये वेज एंड डैश फार्मूला है। इस वेज एंड डैश फार्मूला में कहता है कि आप ऐसे रखो, 2 प्लेन को, 2 पोजीशन को एक प्लेन में डाल दो, तो जो 2 पोजीशन को एक प्लेन में डाले वो ऐसे हो गया, ऐसे। अब जब ये एक प्लेन में है तो देखो एक चला गया बिलो द प्लेन और दूसरा कहाँ चला गया, एबव द प्लेन। तो जो एबव द प्लेन है उसे हम लोग वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। यानी ये बता रहा है कि आपकी तरफ में आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ में आ रहा है। और जो बिलो द प्लेन चला गया उसे हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां समझ में आया डैश और ये मोटा का मतलब क्या हुआ। तो ये 3 डायमेंशनल इमेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हालांकि ये नॉर्मल भी रहेगा जैसे बाकी के केस में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेज एंड डैश फार्मूला ये बताया आपको। अब इसमें आपको क्या करना होगा, हर एक कार्बन को चेक करो। कंडीशन ये है कि कायरल तभी कहा जाएगा जब वो एक से ज्यादा आइडेंटिकल एटम नहीं हो, सब अलग अलग हो। अब बताओ तो इसमें एक और एक 2 कार्बन एटम है, बताओ तो ये फर्स्ट वाला कार्बन कायरल होगा या नहीं होगा, फर्स्ट वाला कार्बन कायरल होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। अभी क्या बताया, सब अलग अलग होना चाहिए, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब सेकंड वाले को देखो, ये सेकंड वाला का बॉन्ड कहां कहां घिरा हुआ है, एक H से, दूसरा OH, तीसरा Br और चौथा CH3, चारों अलग अलग है। तो इसलिए इसे हम लोग कायरल कहेंगे और इसे एस्ट्रिक मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको देखते हैं, इसमें भी देखो 2 कार्बन एटम है, एक ये है और एक ये है। जो पूछेंगे वो बताओ फर्स्ट कार्बन कायरल होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 आइडेंटिकल हो गया। ये सेकंड वाले को देखो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ Br और Br कॉमन हो गया, कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। इस वाले पार्ट में देखो, ये कार्बन एटम होगा कायरल, नहीं होगा। इसको देखो, ये वाला कार्बन को, एक CH3 है, दूसरा क्या है OH, तीसरा H और चौथा ये पार्ट, इसका मतलब ये कायरल हो गया। यहां पर ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये 2 बॉन्ड ही दिख रहा है, तो बाकी का जो 2 बॉन्ड है वो किससे गिरा हुआ है, हाइड्रोजन से, तो वो कॉमन हो गया, ये नहीं होगा। लेकिन एक भी अगर आ गया तो हमें वही खोजना है। इसको देखो तो ये होगा कि नहीं होगा, ये तो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। यहां पर ये देखो एक H दिख रहा है, दूसरा
OH, और तीसरा यहाँ देखो C2H5, C2H, दोनों कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट ये आ गया, यहाँ पर भी ये फर्स्ट आ गया। इसमें जरा देखो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड को देखो, सेकंड के साथ में एक CH3, दूसरा Br, तीसरा H और चौथा C2H5, इसका मतलब ये होगा। थर्ड, इस वाले में देखो कोई होगा, इसमें 3 हाइड्रोजन कॉमन है, 2 हाइड्रोजन कॉमन है, 2 हाइड्रोजन कॉमन है, 2 हाइड्रोजन कॉमन है, यानी इसमें ये नहीं है। तो इन तीनों में कायरल कौन कौन हो गया, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में जो है कायरल फर्स्ट हो गया। समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना था। जो यहां नेक्स्ट टॉपिक दिखाई दे रहा है, टर्म है रिटेंशन, इन्वर्सन और एसेमाइजेशन। ध्यान से समझोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है। SN1 क्या शो करता है, SN2 क्या शो करता है। रिटेंशन रिटेन वर्ड से बना है, यानी कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद भी रेस्ट एटम का पोजीशन अनडिस्टर्ब्ड रहे तब उसे हम लोग रिटेंशन करते हैं। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद में अगर उनका पोजीशन इन्वर्ट कर जाए, उल्टा हो जाए, तो उसे इन्वर्सन कहा जाता है। और इस रिटेंशन और इन्वर्सन के इक्विमोलर मिक्सचर को रेसेमाइजेशन कहा जाएगा। अगर रिटेंशन और इन्वर्सन ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, एक डेक्स्ट्रो है दूसरा लीवो है, तो इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर यानी कि 50-50%, वो जो रेसमिक मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक एग्जाम्पल से SN1 और SN2 आप याद करो। SN1 बताओ 1 स्टेप में पूरा हुआ था या 2 स्टेप में? 2 स्टेप में। एक बार में हैलोजन बाहर निकला था और दूसरी बार में उसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आया था। तो जैसे अगर हम लोग ये देखते हैं, CH3 C CH3 CH3 यहाँ Br, और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं OH माइनस, तो जहाँ Br था उसी जगह पर OH आ जाएगा। CH3 H3C लिखते हैं हम लोग, तो H3C ही लिखेंगे। CH3 यहाँ H3C CH3 और यहाँ OH। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? SN1 रिएक्शन है। दूसरा SN2 रिएक्शन याद करो, HCHHBr याद करो। OH इधर से अटैक कर रहा था, यहीं से लिखते हैं OH माइनस। रिएक्शन के बाद में CHHH और ये OH आ गया। अगर आप NCERT बुक पढ़ोगे तो वहां पर बताया कि जिस तरीके से अम्ब्रेला हम लोग यूज करते हैं, छाता यूज करते हैं, तो इस पोजीशन में, लेकिन जब हवा चलता है तो ये उलट जाता है, इन्वर्टेड पोजीशन में आ जाता है। तो उसी तरीके से जहां SN2 रिएक्शन होता है तो हैलोजन के ठीक अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल होता है, और जैसे ही ये अटैक करता है तो बाकी का जो स्टीरियो है वो इन्वर्ट कर जाता है, उल्टा पोजीशन में चला जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? इन्वर्सन का। और ये कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? SN2। और रेसेमाइजेशन कहा जाता है इन्हीं के इक्विमोलर मिक्सचर को। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ऐसे समझाते हैं आपको, मान लिया यहाँ A है, B है, X है और ये Y है। C इसलिए नहीं लिखे कि ये C और ये C से कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। एक रिएक्शन में ये हो सकता है B को रिमूव करना है, ये मान ले कि हैलोजन है। अब चूंकि पूछेंगे आपसे इसलिए ध्यान दोगे, यहां पर A, यहां Z चलाया, X और Y, ये Z। दूसरे वाले रिएक्शन में ऐसे हो रहा है, C
यहाँ Z आ गया, इस जगह पर ये X है, यहाँ A है और इस जगह पर Y, ये Z है। अब आप बताओ ये रिटेंशन का एग्जाम्पल है या इन्वर्सन का? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रिटेंशन का। ये किसका एग्जाम्पल है? इन्वर्सन का। इसे अगर कहा जाएगा तो ये कौन सा रिएक्शन है? SN2। और ये क्या है? SN1। इसे अगर हम लोग A मान लेते हैं, इसे हम लोग B मान लेते हैं, तो रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है A प्लस B। A भी 50% और B भी कितना? 50%। तो इन दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। ये रेसमिक मिक्सचर। अगर ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के एक दूसरे को क्या बना देगा? न्यूट्रल बना देगा। तो क्वेश्चन जनरली यही SN1 SN2 ऑब्जेक्टिव पूछता है कि SN1 रिटेंशन का एग्जाम्पल है या इन्वर्सन का। तो बिल्कुल सोचोगे SN1 में हुआ क्या था? हैलोजन जहाँ हटा था वहीं जुड़ा था, यानी कि बाकी सब वैसे ही रह गया, इसका मतलब रिटेंशन। SN2 में क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफाइल जुड़ भी रहा था और हैलोजन हट भी रहा था, यानी दोनों एक साथ में था। तो इसका मतलब जैसे ही वो फाइनल हुआ ये पोजीशन इन्वर्ट कर गया, इसका मतलब वो एग्जाम्पल किसका हो गया? इन्वर्सन। अब आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हैलोएरिन। ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्लास 11th में भी था और यहाँ 12th में चारों चैप्टर में आएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी और अमाइन में भी, चारों जगह पर आएगा। अभी फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, अगर 11th वाला पार्ट याद नहीं है तो लगेगा कि पता नहीं क्या है, नया पार्ट है। लेकिन वो भी समझाने के लिए हम कुछ बेसिक पार्ट, बेसिक कंसेप्ट जो 11th क्लास में आप पढ़े हैं उसको डिस्कस करते हैं पहले। जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अगर मान लिया A और ये B है, A अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और B भी एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग में, इनके बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो A और B के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, यानी जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे शेयरिंग में, उसी अनुसार से सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये AB मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि वो अस्टेबल होता है, उसे अनस्टेबल बनना पड़ेगा, इसे एटम या आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए बॉन्ड ब्रेक करता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फ्यूजन का मतलब ब्रेक करना होता है। तब 11th क्लास के सिलेबस में था, यहाँ देखो उसी को रिपीट करें। मान लीजिए A और B है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन A का लगा हुआ और एक इलेक्ट्रॉन B का लगा हुआ है। इसे हम लोग हाफ हेडेड एरो से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन A के पास चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास? B के पास में। तो इस तरह के फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को होमोलिटिक फ्यूजन या इसी को हम लोग होमोलिसिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से A के ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा B के ऊपर में भी एक इलेक्ट्रॉन, किसी के ऊपर में कोई चार्ज नहीं आता है और इन्हें फ्री रेडिकल कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि A और B इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में खींच लेगा। तो अगर A और B के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है और यहाँ पर हेट्रोलिसिस अगर होता है, हेट्रोलिसिस, तो ये एटम के ऊपर में शिफ्ट कर जाएगा। तो अब यहाँ A और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास में चला है? B के पास में। तो यहाँ माइनस और A के ऊपर में क्या आ गया? प्लस। वहीं अगर ये यहाँ शिफ्ट कर जाता तो A पर माइनस और B के ऊपर में प्लस हो जाता। एरो देखो, यहाँ कंप्लीट एरो दिखा रहे हैं, इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हाफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन।
ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा उस वक्त में आएगा। रिएक्शन में मैकेनिज्म में इस तरीके का आप देखोगे। दूसरा पार्ट आता है शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड किस तरीके से शिफ्ट करता है। एक शिफ्टिंग को कहा जाता है बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड। ये कैसे होगा? मान लीजिए ए है, बी है, डबल बॉन्ड और ये सी है। यहां का ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर रहा है इस जगह पर। तो जैसे ही ये शिफ्ट करेगा तो जहां सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह पर क्या बन गया? डबल बॉन्ड बी, और यहां क्या आ गया? सी। देखो इस बॉन्ड के बनने में सी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसके पास में चला गया? ए के पास में। तो इसलिए ए के ऊपर में माइनस चार्ज और सी के ऊपर में प्लस चार्ज। तो ये एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट किया, इसलिए इसे बॉन्ड टू बॉन्ड कहा जाता है। कहीं पर भी सिंगल या कहीं भी डबल रहे वो मैटर नहीं करता है। एक सिचुएशन ये हो सकता है, मान लीजिए ए डबल बॉन्ड बी और ये सी है, ये यहां से यहां शिफ्ट कर रहा है। देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? जहां डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर क्या कर देंगे? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए का इलेक्ट्रॉन भी एक था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? बी के पास। तो यहाँ बी के ऊपर में माइनस चार्ज और ए के ऊपर में प्लस चार्ज। इस शिफ्टिंग को बॉन्ड टू एटम कहा जाता है, बॉन्ड टू एटम। और एक तीसरा कंडीशन आता है, अगर किन्हीं के पास में ऑलरेडी पहले से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मान लीजिए ए के पास में, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर रहा है। देखो तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? जहां सिंगल बॉन्ड है उसकी जगह पर क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड बी और ये सी। ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ए का इन्वॉल्व हुआ है, तो ए के ऊपर में प्लस और इनके ऊपर में माइनस। इस शिफ्टिंग को एटम टू बॉन्ड कहा जाता है, एटम टू बॉन्ड, यानी एटम से बॉन्ड की तरफ में ये शिफ्ट कर रहा है। इन्हीं का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने में जरूरत पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग का जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हैलोएरिन। हैलोएरिन का मतलब बेंजीन के साथ में एक हैलोजन लगा होगा। हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट को कहते हैं। ग्रुप 17 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। उस 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, यानी कि 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा? यहां इनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहां का ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा। देखो तो जैसे ही शिफ्ट करेगा या सिंगल बॉन्ड की बजाय क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक, लेकिन जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनेगा एक गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? इस जगह के कार्बन एटम का 5 बॉन्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑलरेडी है, और ये क्या हो जाएगा? 5। तो उसी वक्त में एक और चेंजेज आता है, यहां का ये यहां शिफ्ट करेगा, यानी यहां हो गया एटम टू बॉन्ड और यहां हो गया बॉन्ड टू एटम। अब देखो यहां क्या चेंजेज आएगा? यहां आ गया X, जहां 3 लोन पेयर था 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, X के ऊपर में कौन सा पार्ट? प्लस। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, बाकी का 2 बॉन्ड जैसे था वैसे ही, यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। ये फिर यहां शिफ्ट करेगा। बताओ अब यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये सब एडजेसेंट वाले पर शिफ्ट करता है, ये यहां शिफ्ट करेगा। देखो अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? X 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड बना, इस जगह पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, और ये पहले से डबल बॉन्ड। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। बताओ क्या बनेगा? यहां डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। क्या होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस स्टेज में क्या आएगा? X 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड,
यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। इसके ऊपर में कौन सा चार्ज था? प्लस। ये छूट रहा था, ये प्लस रहेगा। अब फिर उसी तरह से ये यहाँ शिफ्ट करेगा, बताओ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये यहाँ वापस आ जाएगा, यानी कि जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर के जैसा बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड, यहाँ ये डबल बॉन्ड, अब ये न्यूट्रल। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बनाया क्यों गया? याद करो प्रिपरेशन में भी आया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम लोग ऑर्थो और पारा पर डाल रहे थे। इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को, वो वहीं जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो देखो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल रहा है? इस पोजीशन पर मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पोजीशन पर मिल रहा है, इस पोजीशन पर मिल रहा है। अब ऑर्थो, मेटा और पारा रिकॉल करो। फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, अल्टरनेट पोजीशन को मेटा और डायगोनल अपोजिट पोजीशन को पारा। अब आप बताओ कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे? ये कहाँ? और ये ऑर्थो। मेटा पर कहीं आया है? यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मेटा बनेगा ही नहीं। अब ये अगर बोला जाता कि मेटा नहीं बनेगा तो लगता कि याद करना पड़ रहा है। यहाँ दिख रहा है कि मेटा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पारा पोजीशन पर डेवलप कर रहा है। अब ऑर्थो और पारा में बताए थे कि एक मेजर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहां स्टेरिक हिंडेंस कम होगा। तो बताओ तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पारा पर जुड़ेगा? पारा पर, क्योंकि ऑर्थो पर स्टेरिक हिंडेंस होता है, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं, और पारा जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। इसी से रिलेटेड हम लोग को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि कौन जुड़ेगा, कहाँ पर क्या बनेगा। वो आज ये इसको नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।